हीरे के बुजुर्ग कालरा की बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की हैरानी उभर आई। अब वो सिर्फ ताकतवर नहीं था बल्कि पहले से कहीं ज्यादा समझदार भी बन चुका था। इसलिए वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि भले ही किस्मत साथ हो पर वो किस्मत भी 100 मुश्किलों और संघर्षों के बाद ही चमक दिखाती है। उसने बुजुर्ग कालरा की बात पर हाँ में सिर तो हिला दिया था, लेकिन उसका ध्यान अब भी उस रंग बिरंगी शक्तियों से घिरे काले आईने जैसे आयाम में मौजूद दरार पर टिका था जहां से उसे रोजी दिखाई दे रही थी। बीते 3 महीनों में उसने रोजी को उस आयाम में केवल 2 अवस्थाओं में देखा था। या तो वो पूरी तरह शांति में आंखें बंद किए होती थी या गहरे आराम में। रोजी को वो जब भी देखने आता वो हमेशा ट्रेनिंग में डूबी रहती, कभी सांसों पर नियंत्रण करते हुए, कभी शक्तियों को आकार देते हुए और कभी उस रहस्यमय ऊर्जा में डूबी हुई जो उसके आसपास घूमती रहती थी। डांगवा ये देखकर दंग था कि जैसे जैसे रोजी की शक्तियां बढ़ रही थी वो उतनी ही अधिक चमकदार और खूबसूरत होती जा रही थी। उसकी आंखों की चमक, उसकी आभा और शक्तियों पर उसकी पकड़, सब कुछ बदल रहा था। उसके मन में वही विचार बार बार लौट रहा था। एक पल चुप रहने के बाद उसने खुद से धीरे से कहा, मुझे भी अपनी ट्रेनिंग को रोजी की तरह असरदार बनाना होगा, नहीं तो मैं अपने पूर्वजों के उस शुद्ध खून की शक्ति बूंद का असली फायदा कभी नहीं उठा पाऊंगा। जैसे ही डांगवा ने अपने मन में उन शक्ति बूंदों के बारे में सोचा, उसे अचानक एक बात याद आई। उसका मन जैसे एक पल के लिए ठहर गया और उसने खुद से धीरे से कहा, कहीं विद्युत नश्वर सम्राट रैंक योद्धा तो नहीं बन गया। ये ख्याल आते ही उसकी नजर बगल में खड़े बुजुर्ग कालरा पर गई। उनके शांत और अनुभवी चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा तब दिखाई देती थी जब वो किसी के मन की बात पढ़ लेते थे। बिना किसी जल्दबाजी के उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डांगवा, तुम्हारा सोचना कुछ हद तक सही है। निसंदेह विद्युत की शक्तियां बढ़ चुकी हैं और उसी का असर रोजी पर भी हो रहा है, क्योंकि उसके भीतर जो बच्चा है उसमें विद्युत का रक्त बह रहा है। अगर भविष्य में विद्युत ब्रह्म योद्धा या एलिमेंटल रैंक तक पहुंचता है तो उसकी शक्ति का लाभ रोजी को भी मिलेगा। कुछ क्षण रुककर उन्होंने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहजता से छुआ और कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। मुझे आचार्य थामा और लीडर होरस से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी है। वो मुड़ने ही वाले थे कि तभी डांगवा ने उन्हें रोकते हुए कहा, बुजुर्ग कालरा, कहीं ये जरूरी मसले ड्रैगन कबीले से तो नहीं जुड़े हैं? डांगवा की आवाज में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। कालरा ने उसे देखा तो इस बार मुस्कान गायब थी और उनकी आवाज भारी थी। हाँ, तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं है डांगवा। उन शब्दों ने हवा में एक नजर न आने वाला बोझ छोड़ दिया। लीडर बनने के बाद से डांगवा पर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। ट्रेनिंग के लिए उसके पास बेहद कम समय रह गया था। फिर भी परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो अब और ढीला नहीं पड़ सकता। उसे अच्छी तरह याद था कि विद्युत के जाने के बाद से सुनहरे ड्रैगन कबीले ने कई बार मूल शक्ति पत्थर को हथियाने के लिए मुजाका साम्राज्य पर हमला किया था। उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, विद्युत से मिली भयंकर हार। वो हार जिसने सुनहरे ड्रैगन कबीले की प्रतिष्ठा को कुचल दिया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए वो बार बार मुजाका साम्राज्य पर हमला करते रहे और हर बार उस इलाके को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन यादों के साथ डांगवा की मुट्ठियां अनजाने में भिज गई। उसकी आंखों में दृढ़ता उतर आई और उसने धीमी पर खतरनाक आवाज में कहा, एक बार विद्युत उस जहरीली घाटी से लौट आए तो मैं उस ड्रैगन कबीले को और उसके लीडर को इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। मैं उनकी ज्यादती का बदला लूंगा। कालरा ने उसकी बात सुनी और इस बार उनकी मुस्कान गहरी थी, जैसे वो उस संकल्प को स्वीकार कर रहे। फिर वो धीरे धीरे वहां से चले गए। डांगवा ने उनकी ओर आखिरी बार देखा और फिर लौटकर उसने एक शांत जगह चुनी, गहरी सांस ली और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब सिर्फ इंतजार नहीं, तैयारी करनी होगी। उस जगह से दूर मेडिकल सिटी के इलाके में शक्तियों से घिरी हुई 2 परछाइयां तेज गति में भीड़ के बीच से हवा की तरह गुजर रही थी। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मूल और शक्ति रैंक के युवा योद्धाओं को बस 2 धुंधली आकृतियां ही दिखाई दे पा रही थी। ये 2 परछाइयां थी विद्युत और देवांतक, जो तेजी से चिकित्सा केंद्र के संग्रहालय की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही विद्युत को पता चला कि मुकाबला जीतने पर देवांतक को इनाम में एक रैंक 4 की गोली मिली है, उसे तुरंत याद आया कि उसे स्वयं सिर्फ रैंक 1 की गोली मिली थी और रैंक 1 की गोली मिलने के साथ एक अधिकार और जुड़ा था। वो अपने बैज और नाम बताकर त्रियम इम्तिहान की तकनीकों में से एक तकनीक प्राप्त कर सकता था। विद्युत को दरअसल एक खास प्रकार की तकनीक की तलाश थी, आत्मिक शक्ति सील तकनीक की, क्योंकि उसके पास जो तकनीकें थी उनमें से अधिकतर आत्मिक शक्ति पर आधारित नहीं थी। और जहां तक आत्मा आधारित सीलों की बात थी, विद्युत के पास सिर्फ एक ही सील थी, भस्मा सोल हैंड सील। ये वही तकनीक थी जो उसने बर्फीले नील कमल तालाब की गहराई में स्थित नश्वर सम्राट रैंक योद्धा भस्मा की समाधि से हासिल की थी। लेकिन विद्युत जानता था कि अगर वो पितृदेव की समाधि में प्रवेश करना चाहता है तो उसे आत्मिक शक्ति की और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसी विचार में डूबे हुए उसने सामने मौजूद विशाल इमारत पर लिखे शब्द पढ़े और धीमे स्वर में कहा, उम्मीद है कि यहाँ मुझे कोई ऐसी सील मिल जाए जो ताकत के मामले में कम से कम भस्मा सील के बराबर हो। वो और देवांतक संग्रहालय की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ने ही वाले थे कि अचानक विद्युत के कदम ठहर गए। उसने सिर थोड़ा सा मोड़ा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। विद्युत की चाल धीमी पड़ते देख देवांतक ने भी कदम थामते हुए पूछा, क्या हुआ मेघ, अचानक रफ्तार क्यों कम कर दी? उसके सवाल पर विद्युत ने आंखें बंद की और धीमे पर चिढ़े हुए स्वर में बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है?
और वो भी काफी देर से। दरअसल उसे अपने पीछे दो बेहद ताकतवर आवाज़ें महसूस हुई थी। एक पल की खामोशी के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, देखो, मेरा पीछा करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए अपनी नजरें और अपने कदम पीछे ही रखो, वरना बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपा खतरा बर्फ जैसा तीखा था। विद्युत के चेहरे की गंभीरता देखकर देवांतक ने बिना कुछ बोले अपनी मुद्रा बदल ली और युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि यह साधारण पीछा नहीं था। देवांतक ने आसपास नजर दौड़ाई। कुछ युवा योद्धा दूर से ऊपर नीचे देखते हुए उनके करीब से गुजर रहे थे। उनकी नजरों और दूरी का आकलन करते हुए देवांतक हल्का मुस्कुराया और बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये रास्ता बुजुर्ग इप्सा और बुजुर्ग हेमराज की नजर में है। यहाँ कोई बिना वजह छिप नहीं सकता। और हो सकता है कि जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो वो बस संग्रहालय से कुछ खरीदने आया हो। देवांतक की बात बेबुनियाद नहीं थी। विद्युत ये बात जानता था। संग्रहालय में एक विशेष खंड था जहां योद्धा अपनी दुर्लभ औषधियां, जड़ी बूटियां और मूल्यवान संसाधन बेच, खरीद या आपस में अदला बदली कर सकते थे, और इसके लिए उन्हें निजी कमरे दिए जाते थे ताकि किसी और को उनके सौदे या वस्तुओं का पता न चल सके। देवांतक की बात सुनकर विद्युत ने धीमे से सिर हिलाया। वो फिर से पीछे मुड़ा, जहां खाली सड़क पर कुछ शक्तियों की हल्की लहरें अब भी महसूस हो रही थी। उन्होंने इतनी तेजी से दिशा बदली थी कि मानो वो देखते हुए छिप रही हो। विद्युत ने मन ही मन कहा, कोई तो है, मेरी आत्मिक शक्ति मुझे बेवजह सचेत नहीं करती। खैर छोड़ो, मेरे पास समय कम है। उसने फिर आगे देखा और कुछ दूरी पर मौजूद विशाल और ऊंची इमारत को देखते हुए धीरे से बोला, तुम सही कह रहे हो, चलो। उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी। अगले ही पल उसके शरीर से पर्पल आत्मिक शक्ति बाहर फैलने लगी और उसके पंखों को घेरकर ऊर्जा का भंवर बना दिया। फिर विद्युत ने एक कदम जमीन पर जमाया, हल्की धूल हवा में उड़ी और पलक झपकते ही वो एक तेज रोशनी में बदलकर आगे की ओर दौड़ पड़ा। देवांतक भी मुस्कुराया और उसके पीछे आसमान को चीरती छलांग लगा दी। विद्युत को तेज रफ्तार में आगे बढ़ते देख देवांतक के मन में अनायास ही एक विचार आया। इसकी गति और इसकी शक्ति पहले की तुलना में अचानक बहुत बढ़ गई है और इसकी चाल कुछ अजीब सी हो गई है। देवांतक ने एक बार फिर पीछे नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ आते जाते लोग ही दिखाई दे रहे थे। कोई असामान्य उपस्थिति न पाकर उसने धीरे से सांस छोड़ी और फिर अपनी नजर वापस उस दूर जाते चमकीले पर्पल प्रकाश पर टिका दी। अगले ही पल उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए और हवा को चीरते हुए तेजी से विद्युत के पीछे उड़ चला। कुछ ही क्षणों में वो विद्युत के बराबर पहुंच गया। उसने उत्सुकता और हल्की गंभीरता के साथ कहा, तुम्हारी शक्तियां बदल चुकी हैं दोस्त। तुम्हारी गति भी पहले से कहीं ज्यादा तेज है। जब से तुम्हारे भीतर ये पर्पल चमक आई है, मैं तुम्हारी शक्तियों को ठीक से महसूस ही नहीं कर पा रहा। लगता है इस बार जहरीली पहाड़ी में आखिरी रैंक मिलने के बावजूद भी तुम्हें पहले रैंक से ज्यादा लाभ मिला है। कहते हुए देवांतक ने विद्युत की ओर हल्का इशारा किया और विद्युत समझ गया कि वो संदेह को खुलकर शब्द नहीं देना चाहता। विद्युत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है देवांतक, बस मौका मिला तो मैंने अपनी शक्तियों को थोड़ा और निखार लिया। उसके शब्दों में विनम्रता थी, लेकिन ऊर्जा बिल्कुल विपरीत थी। देवांतक कुछ और कह पाता उससे पहले ही विद्युत ने अचानक अपनी आत्मिक शक्तियों का विस्तार किया। पर्पल ऊर्जा की लहर एक झटके में पूरे क्षेत्र में फैल गई, जैसे पूरा वातावरण उसके नियंत्रण में आ गया हो। चिकित्सा केंद्र के संग्रहालय की ओर बढ़ रहे योद्धाओं के चेहरों पर तुरंत घबराहट फैल गई। उनमें से कई महाशक्ति रैंक के थे, फिर भी विद्युत की आत्मिक ऊर्जा के सामने उनकी अपनी शक्तियां कमजोर पड़ रही थी। जैसे ही वो संग्रहालय के नजदीक एक खुली जगह में उतरा, चारों ओर एक भारी खामोशी छा गई और सभी की निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति पर टिक गई। वो था विद्युत। वो शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति हुकूमत जैसी महसूस हो रही थी। शक्तियों की धुंध में छिपी दो परछाइयों में से एक ने धीमी आवाज में कहा, तो मेरा शक सही था। इस मेघराज ने जहरीली घाटी से वही पर्पल आत्मिक ऊर्जा हासिल कर ली है जिसकी तलाश में हम वहां तक गए थे। दूसरी परछाई नायरा ने जलन भरी नजरों के साथ हल्की सांस छोड़ी और बोली, हाँ, वरना एक नश्वर रैंक का योद्धा मेरी आत्मिक शक्ति में ऐसा दबाव नहीं डाल सकता था। उसकी बात पर मायरा ने गुस्से और कड़वाहट के मिले जुले भावों में सिर हिलाया। फिर थोड़ी दूरी पर खड़े दो जवान लड़कों विद्युत और देवांतक को देखते हुए आंखें संकरी कर ली। कुछ पल बाद मायरा आगे आई और उसने अपनी शक्ति वापस खींचते हुए सीधे विद्युत के सामने उतर कर कहा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये जगह सही नहीं है। बात करनी है तो कहीं और करते हैं। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसी क्षण हवा में अचानक एक हलचल हुई। रोशनी के बीच दो लड़कियां प्रकट हुई, एक लाल खूबसूरत ड्रेस में, दूसरी काली ड्रेस में। दोनों के पीछे लाल और काले रंग से चमकता एक बड़ा ऊर्जा स्फीयर तैयार हो रहा था। उनकी उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी कि आसपास मौजूद योद्धा पल भर को सांस लेना भी भूल गए। देवांतक की आंखें चमक उठी। वो मन ही मन फुसफुसाया, कसम से ये काली ड्रेस वाली तो कमाल की है, और दूसरी तो। पर उसका मन पूरा होने से पहले ही नायरा ने उसे घूरते हुए तड़पती आवाज में कहा, अगर तुमने मेरे बारे में एक और गंदा ख्याल सोचा तो अगली सांस जमीन चाटते हुए लोगे।
समझे? दीवान तक पल के झपकाने तक ही पहुंचा था कि नायरा ने गुस्से में अपनी शक्ति बाहर निकालनी शुरू कर दी। उसी समय एक भारी, सख्त और अधिकार भरी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। तुम चारों को नहीं लगता कि इस तरह खुले में शक्ति टकराव करना सही नहीं है? मुकाबला करना है तो मीटिंग रूम में आओ, ये जगह इसके लिए नहीं है। आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सभी योद्धा चौंक उठे और उनमें से कई ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो बुजुर्ग इप्सा की आवाज है, अगर वो नाराज हो गए तो हम सब खाली हाथ लौटेंगे। इस चेतावनी के बाद माहौल तुरंत शांत हो गया। भीड़ धीरे धीरे संग्रहालय की ओर बढ़ने लगी, लेकिन कई नजरें अब भी विद्युत दीवान तक मायरा और नायरा पर टिकी थी, जैसे कोई आने वाली घटना को पहले से महसूस कर रहा हो। तभी मायरा धीरे से विद्युत के पास आई और हल्की और आत्मविश्वास भरी आवाज में बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और यकीन मानो इसके बाद तुम मेरा शुक्रिया करोगे। फिर वो मुड़ी और संग्रहालय की ओर चलते हुए बस इतना बोली, अगर चाहो तो मेरे पीछे आ जाना। विद्युत की आंखें गहरी हो गई और हवा में एक अनकही जंग का एहसास फैल गया। क्या बुजुर्ग इप्सा वास्तव में विद्युत के भीतर आई पर्पल आत्मिक ऊर्जा की सच्चाई जानते हैं? नायरा और मायरा आखिर किस उद्देश्य से विद्युत का